तो ये 7 फेरों का बंधन कहानी का 13वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज देव से मिलने के बाद अनीता को फ़ोन करता है। अनीता, क्या बात है राज, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राज, अन्नू, मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, कोई अर्जेंट काम हो तो ही तुम मुझे कॉल करोगी। हम रात में बात करते हैं ना, फिर ऐसी क्या अर्जेंसी है जो तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो? अनीता, लेकिन आज तो तुम्हारा आप है ना? राज झुलझुला कर, अरे यार पहले तुम काम बताओ। अनीता थोड़ा नाराज होकर, राज क्या हुआ, तुम परेशान हो क्या? हम मिलकर बात करते हैं ना, मुझे तुमसे मिलना है अभी। राज, कहाँ हो तुम? अनीता, मैं घर पर ही हूँ, बस निकल रही हूँ, तुम सीधे बरनेला कैफ़े आ जाओ, मैं वहीं मिलती हूँ। राज, ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर फ़ोन काट देता है और गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। थोड़ी देर में राज बरनेला कैफ़े पहुंचता है। गाड़ी पार्किंग में लगाकर अनीता का वेट करता है। सामने से अनीता आती है, राज के पास आकर एकदम से राज के गले लग जाती है। राज थोड़ा सा पीछे होते हुए, अरे यार क्या कर रही हो, पब्लिक प्लेस है। अन्नू नाराज होकर राज से, अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? राज उससे बैठने का इशारा करते हुए, पहले बैठ जाओ, आराम से फिर बात करते हैं। वेटर को आवाज़ लगाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। अन्नू की ओर देखकर, तुम सैंडविच या बर्गर क्या लोगी? अन्नू, कुछ नहीं, बस कॉफ़ी ही लूँगी। राज वेटर को जाने का इशारा करता है। अन्नू की तरफ देखकर, नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा बताओ, तुम फ़ोन कर रही थी, क्या बात है? अब तसल्ली से बताओ। राज के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए, रात तुमने अपने घर पर हमारे बारे में बात की है? रात थोड़ा शांत होकर, अन्नू मैं अभी अलवर वाले केस के सिलसिले में बहुत बिजी था, सही समय पर मैं पापा से बात करूँगा। अन्नू थोड़ा तेज स्वर में, रात तुम हर बात टाल देते हो। राज बीच में अन्नू को टोकते हुए, लिसन अन्नू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम तो समझो, हम प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही ना, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अन्नू नाराज होकर, राज मैं रोज़ मम्मा को नहीं टाल सकती, थोड़ा रुक कर, वैसे मम्मा सही कह रही हैं, तुम जल्दी से घर पर बात करो हमारी शादी की। इतने में ही वेटर कॉफ़ी रखकर चला जाता है। राज अन्नू की ओर देखकर, चलो पहले शांति से कॉफ़ी पियो, मैं आज ही घर पर बात करने की कोशिश करता हूँ। अन्नू, कोशिश नहीं राज, तुम आज ही बात करो प्लीज़, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, यूँ छुप छुप कर मिलना भी क्या मिलना है। रात थोड़ा सा मुस्कुराकर, ओके मैं बात करूँगा, तुम जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करो, मुझे निकलना है। अन्नू राज का हाथ पकड़कर, राज अभी तो तुम आए हो, चलो ना हम मूवी चलते हैं, पूरा दिन साथ रहेंगे, बहुत दिन हो गए। राज प्लीज़ चलो ना। राज, नहीं अन्नू, आज घर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना है, अब की बार पक्का साथ चलेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अन्नू थोड़ा सा मायूस होकर, चलो ठीक है, पर प्लीज़ आज तुम ज़रूर बात करोगे? आज, हाँ आज ज़रूर बात करूँगा, चलो तुम्हें छोड़ दूँ? अन्नू, नहीं तुम जाओ, मैं स्कूटी लेकर आई हूँ, वैसे भी नेहा आ रही है तो मैं उसके साथ जाऊँगी। राज, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अन्नू, बाय, टेक केयर। थोड़ी देर बाद राज अपने घर के लिए निकल जाता है। महेश्वरी भवन। शीतल के स्कूल से आने के बाद शीतल और सेजल सुमन से शॉपिंग के लिए बात करती हैं। सुमन, सेजल जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। शीतल, मम्मा आप टेंशन मत लो, आप हमारा डिनर मत बनाना, मैं दीदी और वर्षा बाहर ही कर लेंगे। सुमन, ठीक है बेटा, पर तेरे पापा को भी फ़ोन कर देना, शोर भी नहीं है तो तुम 9 बजे तक आ जाना। सेजल, मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम टाइम से आ जाएंगे, आज थोड़ी सी ही शॉपिंग करेंगे, आप जानते हो टाइम बहुत ही कम बचा है। सुमन, ठीक है जल्दी जाओ। शीतल और सेजल वर्षा के घर के लिए निकल जाती हैं, लेकिन वर्षा के मामा मामी के आने के कारण उसका जाना कैंसिल हो जाता है। शीतल, दीदी हम अकेले ही चलते हैं, आज थोड़ा सा सामान लेंगे, फिर जल्दी आ जाएंगे, मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है। सेजल, ठीक है सीतू। सेजल और शीतल कैब बुक कर श्री निकेतन मॉल जाती हैं। सेजल के लिए मेकअप से रिलेटेड सामान और ज्वेलरी खरीदने के बाद दोनों वहां रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। इतने में ही देव का फ़ोन सेजल के पास आता है। देव, सेजल इतना शोरगुल कैसा है? सेजल, कैसे हैं आप?
देव मैं ठीक हूँ, पहले बताओ आप कहाँ हो। सेजल थोड़ा डरते हुए धीरे से, वो हम श्री निकेतन मॉल है। देव थोड़ा नाराज़गी से, टाइम देखा है आपने, 9 बज रहे हैं। सेजल के हाथ से शीतल फ़ोन ले लेती है। जीजू प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, मैं और दीदी खाना खाकर बस निकल ही रहे हैं। आप जानते हो कि टाइम कम है तो हम। देव शीतल को बीच में रोक कर, बस बस सुपरफास्ट, जल्दी खाना फिनिश करो, मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों को छोड़ दूँगा। शीतल नहीं जीजू आप परेशान मत होइए, ऑर्डर आ गया है, हम खा कर निकल रहे हैं। देव शीतल से, सेजल को फ़ोन दो। सेजल सहमी हुई, जी कहिए। देव थोड़ा सख्ती से, सेजल जल्दी से दोनों फ्री होकर घर पहुंच जाओ और मुझे कर कॉल करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। सेजल धीमे स्वर में देव को हाँ बोलकर फ़ोन रख देती है। इधर अग्रवाल मेंशन में रात के 8 बजे अनिकेत सरला को आवाज़ देते हैं। सरला जी सारे बच्चों को बाहर बुलाइए। सरला जी आप बैठिए, वह आ जाएंगे। अनिकेत थोड़ा गुस्से में, अब मैंने सुबह 8 बजे कहा था तो मुझे 5 मिनट में सब ड्राइंग टेबल पर चाहिए। भरत अपने कमरे से आते हुए, पापा प्लीज़ आप शांति रहिए और आराम से बैठिए, इतना हाइपर होंगे तो अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनिकेत एक नज़र भरत को देखते हैं और बैठ जाते हैं। राज भी आकर चुपचाप बैठ जाता है और अपने मोबाइल में कुछ काम करता है। सरला, नीलिमा बेटा रमेश से कहकर खाना लगवाइए। नीलिमा किचन से आकर खाना लगाती है और भरत के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अनिकेत नीलिमा से, बेटा कुशा कहाँ गई। नीलिमा, पापा वो थक गई थी तो मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है। अनिकेत, ठीक है बेटा। भरत अनिकेत की ओर देखते हुए, पापा कल बड़ौदा से दवाइयों का स्टॉक आ जाएगा तो मैंने राठौर सर को कह दिया है कि वो स्टॉक कोल्ड स्टोरेज में रखवा देंगे। मैं भी सुबह थोड़ा जल्दी निकलूँगा, आप ड्राइवर को लेकर ऑफिस आना। अनिकेत शांति लहजे में, भरत अपनी निगरानी में दवाइयाँ अच्छे से रखवाना और कल ही मेहता जी की कंपनी को चेक ट्रांसफ़र कर देना। भरत, बिल्कुल पापा आप टेंशन मत लो, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। अनिकेत एक नज़र राज की ओर देखकर, भरत मैंने तुमसे मेहता साहब की लड़की के बारे में पता करने को कहा था। भरत, जी पापा, पर वह शायद आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन यदि आप चाहें तो हम उनसे मिल सकते हैं। राज अनिकेत की ओर देखकर धीरे से, पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनिकेत, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। राज, पापा आई लव समवन एंड आई वांट टू मैरी हर। अनिकेत गुस्से से, मेरे पास इन फालतू बातों को सुनने का टाइम नहीं है, कोई और बात हो तो कहो। राज, लेकिन पापा मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसी से शादी करूंगा, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। अनिकेत गुस्से से, सरला मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना, अपने लाडले को समझा दो, इसकी शादी मेरे पसंद की लड़की से होगी। राज की ओर देखकर, शादी का प्रॉमिस मुझसे पूछकर किया था क्या। भरत अनिकेत के हाथ पर हाथ रखते हुए, पापा प्लीज़ आप शांत रहिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अनिकेत, राज ये प्यार का भूत उतर जाना चाहिए तुम्हारा, और हाँ यह बात दिमाग में बैठा लो, मेरे जीते जी इस घर में लव मैरिज कभी नहीं होगी। सरला, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं बात करती हूँ ना राज से, आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए। अनिकेत, अपने दोस्त देव से सीखो, राज दीनू ने सेजल को पसंद किया, तुम बताओ क्या कमी है उसमें। राज थोड़ा गुस्सा होते हुए, लेकिन पापा मैं शादी करूंगा तो अनीता से, वरना नहीं करूंगा। इतना कहकर खाना छोड़कर बीच में ही उठता है। अनिकेत, चुपचाप बैठो राज, खाना खाओ, मेरे घर में मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी है बीच में खाना छोड़कर उठने की। भरत राज से, राज पापा सही कह रहे हैं, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, पापा ने नीलिमा को पसंद किया और मैं नीलिमा के साथ बहुत खुश हूँ, पापा की पसंद परफेक्ट है, तुम बताओ क्या कमी है नीलिमा में। राज भरत से, भाई भाभी में कोई कमी नहीं है, सेजल भाभी और नीलिमा भाभी देव और आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप एक बार उससे मिल लें
तो लो, मुझे यकीन है अनीता आप सभी को पसंद आएगी। सरला अनिकेत से, देखिए एक बार अनीता और उसके परिवार से मिल लें, फिर आप कोई फैसला करना। आपको एक बार राज की पसंद देखनी चाहिए, और राज कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किसी गलत लड़की को चुनेगा। मेरे कहने से हमें एक बार उसके परिवार से मिलना चाहिए। अनिकेत सरला से सख्त आवाज़ में, ठीक है, तुम लड़की के परिवार से मिलना चाहती हो तो मिल लो, और जो फैसला करना है करो, लेकिन याद रखना इस परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस शादी में इन्वॉल्व नहीं होगा। राज भाई प्लीज़ आप कुछ तो कहिए। सॉरी राज, मैं इस फैसले में पापा के साथ हूँ। यह जो प्यार का भूत है ना, शादी के बाद उतर जाता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो राज? लेकिन भाई हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अनिकेत थोड़ा गुस्से से, बंद करो बकवास अपनी, कल ही तुम उस लड़की से मना करो। आज के बाद मुझे इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। अनिकेत उठते हुए सरला की ओर देखकर, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा दूध लेकर मत आना, कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। राज सरला से, मम्मा आप पापा को बोल दीजिए मेरी शादी अनीता से ही होगी, और मैं यह शादी करके रहूँगा। भरत राज से, राज शादी ब्याह के फैसले बड़ों की मर्जी से हो तो ज़्यादा अच्छा है। पापा तुम्हारे लिए कभी गलत लड़की नहीं चुनेंगे। राज भरत से, भाई प्लीज़ आप रहने दीजिए, मुझे पता लग गया कि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। भरत, राज तुम गलत दिशा में जा रहे हो, या तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूंगा और न ही पापा से कुछ कहूँगा। इतना कहकर भरत भी नीलिमा को इशारे से अंदर आने को बोलकर कमरे में चला जाता है। राज सरला से, मम्मा प्लीज़ आप तो समझिए, आप एक बार अनीता से मिल लो, मेरा यकीन करो, मैं इस घर के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूँगा। सरला, राज तेरे पापा ने सख्त मना किया है बेटा, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ उससे नहीं मिल सकती हूँ। तू अभी शांत हो जा, इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं दोबारा बात करूँगी, अभी तू सो जा। राज उठकर अपने कमरे में आकर बालकनी में खड़ा होता है। इतने में ही उसका फ़ोन बजता है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता। बार बार बजने पर झुलझुला कर फ़ोन देखता है। अनीता का फ़ोन देखकर उठा लेता है। हाँ बोलो। अनीता, क्या हुआ राज, परेशान हो? राज, अरे यार तुम बोलो, कुछ काम है तो नहीं तो मैं कल बात करूँगा। अनीता, ठीक है, फिर अब तुम जब कॉल करोगे तभी मैं बात करूंगी। इतना कहकर गुस्से से फ़ोन रख देती है। राज बालकनी में पड़े काउच पर बैठ जाता है और एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है तो नीचे किचन में जाकर काफ़ी बनाता है। इतने में ही नीलिमा वहां आ जाती है। नीलिमा राज से, छोड़िए भैया मैं बना देती हूँ। राज, नहीं भाभी आप आराम करिए, वो सर दर्द हो रहा था इसलिए काफ़ी बनाने चला आया, बस रेडी हो गई है, आप लेंगी? नीलिमा, आप गार्डन में चलिए, मैं वहाँ लेकर आती हूँ। राज बाहर गार्डन में आकर बैठ जाता है। नवंबर का महीना था है, हल्की हल्की ठंड होने लगी थी। राज अपनी हुडी पहन लेता है। नीलिमा 2 कप कॉफ़ी लेकर आती है और राज की बगल में बैठ जाती है। भरत अपने कमरे से बाहर गार्डन की ओर देखता है। नीचे नीलिमा और राज को देखकर मुस्कुराते हुए टीवी ऑन कर सोफे पर बैठ जाता है। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते हैं। राज चुप्पी तोड़ते हुए, भाभी क्या आपको भी गलत लगता है कि मैं गलत हूँ? नीलिमा, नहीं भैया, हमारी नज़र में प्यार करना कोई गलत नहीं है। प्यार तो जीवन का सबसे सुखद एहसास है, लेकिन प्यार शादी के बाद भी हो सकता है। राज भाभी, हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं और हम शादी करके खुश रहेंगे, लेकिन पता नहीं पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं। नीलिमा, भैया पापा अपनी जगह सही हैं, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। राज हंसते हुए, भाभी इसका मतलब आप भी मेरे साथ नहीं हो? नीलिमा, भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी पापा का फैसला गलत नहीं है। आप हमें देखें, हमारी शादी को 8 साल हो गए, ना भरत को मुझसे शिकायत है ना मुझे। भरत से हमारा प्यार शादी के बाद ही शुरू हुआ और समय के साथ धीरे धीरे हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। अब खुशा के आने के बाद तो हमारा प्रेम और अधिक गहरा हो गया। अरेंज मैरिज में कोई खराबी नहीं है। आप अभी गुस्से में हो, शांति से बात करेंगे। आप
यहाँ बैठिए, मैं तेल लेकर आती हूँ, आपकी मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। राज नीचे आकर नीलिमा के पास बैठ जाता है। नीलिमा धीरे धीरे उसके सिर में मालिश करती है, जिससे राज को अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद राज नीलिमा के हाथ को पकड़कर, आपके हाथों में जादू है भाभी, सच में सर दर्द गायब हो गया। नीलिमा, चलिए अब अंदर, बाहर सर्दी हो रही है। राज नीलिमा को साइड हक करते हुए, थैंक यू भाभी, आई लव यू, गुड नाइट। जाइए, भाभी इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे भी मैंने उनका 1 घंटा स्पॉइल कर दिया। हंसते हुए, अब आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, जाइए। नीलिमा शर्माते हुए गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर शीतल और सेजल खाना खाकर कैब बुक कराती हैं, लेकिन कोई भी कैब उन्हें नहीं मिलती। तब सेजल को और घबराहट होने लगती है। शीतल सेजल की ओर देखकर, दीदी हम कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सेजल, सीतू, चलना ऑटो से ही चलते हैं, यदि देव का फ़ोन आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? शीतल फ़ोन में देखते हुए, क्या बात है दीदी, आप तो अभी से पत्नी वाले गेटअप में आ चुकी हो, थोड़ा रुक कर लीजिए, 2 मिनट में कब आ रही है? सेजल घड़ी देखती है, 10 बज चुके थे और उसे देव के फ़ोन की ही टेंशन थी। इतने में एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकती है। दोनों फटाफट सामान रखकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। इतने में ही सेजल का फ़ोन रिंग करता है और उसको घबराहट होने लगती है। धीरे से फ़ोन देखती है तो मम्मी कॉलिंग लिखा देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। हेलो मम्मी, बस 10 मिनट आ रहे हैं। सुमन बेटा, 10 से ऊपर हो गए हैं, तेरे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। सेजल, बस मम्मी आ रही हूँ, इतना कहकर फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँच जाती हैं। सेजल जल्दी से उतरकर सामान लेकर अंदर चली जाती है। ड्राइंग रूम में ही सुमन और शेखर बैठकर टीवी देख रहे थे। सेजल को देखकर शेखर, जी बेटा, बहुत देर कर दिया आने में। शीतल अंदर आते हुए, पापा वो कैब नहीं मिल रही थी, इसलिए लेट हो गया, फिर हम स्कूल से आने के बाद ही गए थे, तो इतना तो टाइम हो जाता है। शेखर जी हंसते हुए, बस बस मेरी सुपरफास्ट, ठीक है, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। सुमन, बच्चियाँ आ गई हैं, अब तो कॉफ़ी पिला दो। सुमन, जी अभी बना कर लाती हूँ, कहकर किचन की ओर चली जाती है। शेखर सेजल को देखते हुए, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? सेजल हड़बड़ा कर, नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर ऊपर कमरे में जाकर फ्रेश होकर चेंज करती है और देव को फ़ोन लगाती है। देव खिड़की में खड़े होकर फ़ोन देख रहा था। इतने में ही उसका फ़ोन रिंग करता है। देव फ़ोन देखकर उठाते हुए, हेलो, घर आ गई आप? सेजल धीमे स्वर में, जी हाँ, पहुँच गए। देव, ठीक है, रेस्ट करो। सेजल, आप इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो? देव थोड़ा नाराज़ होते हुए, सेजल अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम थक गई होगी, मैं कल बात करूँगा, अभी सो जाओ, गुड नाइट। सेजल धीरे से गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। सुमन जी सेजल को आवाज़ लगाकर नीचे बुलाती हैं। सेजल नीचे आकर सब के साथ बैठकर कॉफ़ी पीती है। सुमन, सेजल क्या हुआ, कोई बात है क्या? जब से मार्केट से आई हो सुस्त लग रही हो। शीतल बीच में ही सुमन से, ओ मम्मा, जब हम मॉल में थे तो। सेजल शीतल को टोकते हुए, अरे सुपरफास्ट, कॉफ़ी ख़त्म कर, मैं बात कर रही हूँ ना मम्मी से, और हाँ जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है। शीतल नौटंकी करते हुए, जो आज्ञा देवी जी। सब उसको देखकर हंस देते हैं। सेजल सुमन को देखकर, ओ मम्मा, मॉल में थोड़ा शोर और लाउड म्यूजिक होने के कारण सर दर्द हो रहा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। शेखर, बेटा तुम दोनों कॉफ़ी ख़त्म करो और सो जाओ। शीतल और सेजल कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में चली जाती हैं। सेजल कमरे में आकर फ़ोन चेक करती है, लेकिन देव का कोई मैसेज या कॉल नहीं देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोबाइल साइड में रखकर सो जाती है। शीतल अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। करीब 2 घंटे बाद पानी के लिए जब उठती है तो खाली जग देखकर नीचे किचन में जाकर पानी लेकर आती है, लेकिन सेजल कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह कमरे में लाइट ऑन करके देखती है तो सेजल कंबल में भी कांप रही होती है। सेजल के पास जाकर देखती है, सेजल का बदन बहुत भी गर्म होता है। शीतल को उठाते हुए, दीदी क्या हुआ आपको? सेजल नींद में ही शीतल का हाथ पकड़ लेती है। शीतल थोड़ा जोर से सेजल को हिलाती है तो सेजल एकदम से आंखें खोलकर शीतल को देखती है। शीतल, दीदी बोलिए, क्या हो रहा है आपको? सेजल, शीतल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ तुम मुझे कंबल और उड़ा दे और बुखार की टेबलेट दे दे। देख
मेरा शरीर कितना गर्म हो रहा है। शीतल जल्दी से अलमारी खोलकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और सेजल को दवाइयाँ देती है और कंबल उड़ाती है, लेकिन सेजल अभी भी कांप रही थी। थोड़ी देर बाद सेजल को वोमिट जैसा होता है। वो वोमिट करने बाथरूम में जाती है। शीतल धीमे से, दीदी मैं मम्मा पापा को उठा देती हूँ, 1 घंटे हो गए, आपका बुखार कम नहीं हो रहा। सेजल नहीं शीतल, मम्मा पापा परेशान हो जाएंगे, देख 3 बज रहे हैं, 2 घंटे तो सुबह हो जाएगी, फिर मैंने टेबलेट भी खाई है तो बुखार उतर जाएगा, तू जा अपने कमरे में सो जा। शीतल नहीं दीदी, आप सोने की कोशिश करिए, मैं यहीं आपके पास सो जाऊंगी। थोड़ी देर में शीतल और सेजल दोनों को नींद आ जाती है, लेकिन सुबह के समय सेजल को वापस वोमिटिंग शुरू हो जाती है और बुखार, उसका बदन भी तपने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से नीचे जाती है। सुमन सेजल को देखकर, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शीतल कहाँ है? सेजल मम्मा रात को मुझे बहुत तेज बुखार था और उल्टियाँ भी हो रही थी। शीतल काफ़ी देर बाद सोई है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। सुमन एकदम से घबरा कर सेजल को पकड़ती है, बेटा तू यहाँ बैठ, देख तेरा बदन तो अभी भी बहुत तप रहा है। इतने में ही शेखर आते हैं। क्या हुआ सुमन? सुमन शेखर से, सेजल को बहुत तेज बुखार है, पूरी रात दोनों ने हमें उठाया भी नहीं, दोनों बहनें अपने आप ही मैनेज करती रहीं। इधर सेजल को बार बार उल्टियाँ होने के कारण वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वह सोफे पर लेट जाती है। सुमन जी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हैं, लेकिन फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा था। अब सबको टेंशन हो जाती है। शेखर, सुमन चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, सेजल को हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुमन आप ठीक कह रहे हैं, मैं शीतल को उठा देती हूँ, आज की छुट्टी ले लेगी। इतना कहकर जल्दी से शीतल को उठाने चली जाती है। शीतल नीचे आकर, दीदी क्या हुआ? दीदी उठिए प्लीज़। सेजल को धीरे धीरे बेहोशी जैसी होने लगती है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। शेखर जल्दी से गाड़ी निकालते हैं। सुमन और शीतल सेजल को सहारा देकर गाड़ी में बिठाते हैं। शीतल भी जल्दी से घर लॉक करके शेखर के साथ बैठ जाती है। शेखर तुरंत गाड़ी लेकर मित्तल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर सेजल को चेक करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आकर सुमन और शेखर से, देखिए ऐसा लग रहा है फूड पॉइजनिंग हो गया है, इसी वजह से बुखार नहीं उतर रहा है, एडमिट करना पड़ेगा। आप ये फॉर्म फिल कर दें ताकि मैं ट्रीटमेंट शुरू करूं। शेखर जी फॉर्म फिल कर देते हैं और सेजल को एडमिट करवा देते हैं। सुमन परेशान होकर शेखर से, सुनिए हमें मित्तल हाउस फ़ोन कर देना चाहिए। शेखर, अरे क्या कह रही हो तुम, वह फालतू परेशान होंगे, एक बार डॉक्टर को टेस्ट कर लेने दो, फिर देखते हैं क्या करना है, तुम अभी शांत रहो। शीतल, पापा मम्मी ठीक कह रही है, अंकल को नहीं तो हम जीजू को फ़ोन कर देते हैं, आप समझिए पापा। मित्तल हाउस में सभी सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। देव का फ़ोन रिंग करता है। देव फ़ोन देखकर मन में शीतल का फ़ोन, इस समय फ़ोन उठाकर, गुड मॉर्निंग। बोलो शीतल, इतनी सुबह कैसे फ़ोन किया? शीतल घबराते हुए, जीजू दीदी को हॉस्पिटल एडमिट करवाया है, दीदी को रात से वोमिट हो रही है और बुखार भी कम नहीं हो रहा। देव नाराज होते हुए गुस्से से, रात से सेजल की तबीयत खराब है और तुम मुझे अभी फ़ोन कर रही हो? दीवान जी इशारे से देव को शांत रहने को बोलते हैं। देव, शीतल किस हॉस्पिटल में हो? शीतल, जीजू हम मित्तल हॉस्पिटल में हैं, दीदी के टेस्ट हो रहे हैं। देव, ठीक है मैं आ रहा हूँ कहकर फ़ोन रख देता है। ब्रेकफास्ट छोड़कर उठते हुए दीवान जी और कृष्णा से, पापा सेजल की तबीयत खराब है, मैं मित्तल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दीवान जी देव का हाथ पकड़कर, देव तुम कब से इतना गुस्सा करने लग गए बेटा, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तैयार होकर नीचे आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऑफिस लेट जाऊँगा। निशु बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो। निशांत उठकर बाहर चला जाता है। कृष्णा जी घबराई हुई वहीं बैठी हैं। देव तैयार होकर नीचे आता है कृष्णा जी को देखकर, प्लीज़ मम्मा आप टेंशन मत लेना, अंजलि से बच्चा माँ का ध्यान रखना। अंजलि भाई आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप जल्दी जाइए, भाभी को आपकी ज़रूरत है। दीवान जी और देव गाड़ी में बैठते हैं। दीवान जी, निशु तुम ऑफिस चले जाना बेटा, मैं हॉस्पिटल जाकर फ्री होकर फ़ोन करता हूँ। निशु, जी पापा आप टेंशन मत लो, आप पहले भाभी को देखिए। अंजलि बाहर आते हुए, चाचू मैं निशु के साथ ऑफिस चली जाऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। निशु देव के पास जाकर, भाई प्लीज़ थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखना, भाभी को इस समय आपकी ज़रूरत है। देव मुस्कुराते हुए,
थैंक्स छोटे, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी मित्तल हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। देव गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जल्दी से दीवान जी के साथ रिसेप्शन एरिया में जाता है। देव के चेहरे पर परेशानी देखकर दीवान जी देव के कंधे पर हाथ रखते हैं। देव नज़र उठाकर दीवान जी को देखता है। दीवान जी, देव थोड़ा शांत रहना बच्चे, एक बार सेजल को तसल्ली से देख लो, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। देव मुस्कुराकर, जी पापा, मैं ध्यान रखूंगा। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उसको देखकर देव शांति स्वर में, मैम प्लीज, सेजल महेश्वरी किस रूम में है? लड़की, वेट अ मिनट सर। कंप्यूटर पर देखकर, सर सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 103। देव, थैंक यू मैम। जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। दोनों लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पहुंचकर सीधे रूम नंबर 103 के बाहर आते हैं। देव के चेहरे की परेशानी देखकर दीवान जी उसका हाथ थाम लेते हैं और हल्की मुस्कान के साथ उसे रूम में चलने का इशारा करते हैं। देव पलक झपकाकर रूम नॉक करता है और अंदर आता है। उसकी नज़र सीधा पलंग पर सोई सेजल पर पड़ती है और उसकी आंखें उसे देखते ही नम हो जाती है। शेखर सुमन दीवान जी को देखकर, नमस्ते भाई साहब। दीवान जी गंभीर स्वर में, नमस्ते शेखर जी, यहाँ सब अचानक कैसे हो गया? जी दीवान जी को सारी बात बताते हैं, लेकिन देव एकटक सेजल को देखता है। सेजल के हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है और उसने दवाई की नशे में आंखें बंद कर रखी है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। इतने में ही रूम में शीतल रिपोर्ट लेकर आती है। अचानक उसकी नज़र देव पर पड़ती है। वो दीवान जी के पैर छूकर सीधा देव के पास जाकर उसके हाथ में रिपोर्ट पकड़ा देती है। देव नज़र उठाकर शीतल को देखता है और आश्चर्य से रिपोर्ट की ओर देखकर, जीजू दीदी की रिपोर्ट है। दीदी को मलेरिया फेलिसीफेरियम हुआ है, इसलिए वोमिटिंग हो रही थी। डॉक्टर ने कहा है टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम इंजेक्शन देना होगा। देव एक हाथ से शीतल को रोककर रिपोर्ट खोलकर पढ़ता है और शीतल की ओर एक नज़र देकर दीवान जी से, पापा मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। दीवान जी, रुको देव, पहले शीतल की पूरी बात सुन लो। देव धीरे से, सॉरी पापा प्लीज, मैं एक बार खुद डिस्कस करना चाहता हूँ। शेखर, बिल्कुल बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देव की नज़र एक बार फिर सेजल पर ठहर जाती है। थोड़ी देर खामोशी से देखने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर रूम की ओर तेजी से बढ़ जाता है। डॉक्टर मित्तल अपने केबिन में बैठे पेशेंट देख रहे होते हैं। दीवान जी शेखर के साथ देव बाहर वेटिंग एरिया में बैठता है। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। शेखर जी एक नज़र देव को देखकर थोड़ा मायूस हो जाते हैं। दीवान जी शेखर जी के हाथ के ऊपर हाथ रखकर दिलासा देते हुए, शेखर जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, सेजल ठीक है। अभी हम डॉक्टर से पूरी बात कर लेते हैं, आप देव की तरफ से निश्चिंत रहिए। वो अभी सेजल को लेकर थोड़ा परेशान है, बाकी कुछ बात नहीं है। मैं आपकी सारी मनोस्थिति समझ रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। शेखर दीवान जी की तरफ देखकर धीरे से सर हिला देते हैं। इतने में ही उनका नंबर आ जाता है। देव उठकर सीधा डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। पीछे से दीवान जी व शेखर भी जाते हैं। डॉक्टर को देखकर दीवान जी एकदम खुश से, अरे अच्छा तू यहाँ। डॉक्टर मित्तल दीवान जी को देखकर अपनी सीट से खड़े होते हुए, दीनू व्हाट ए प्लेसेंट सरप्राइज, एक दूसरे को गले लगाते हैं। कैसा है तू, बहुत दिनों बाद देखा। चेयर की तरफ बैठने का इशारा करते हैं। देव उन दोनों की ओर देखकर अभी भी खामोशी से बैठा हुआ था। डॉक्टर शेखर जी की ओर देखकर, सर आपकी बेटी अभी रिपोर्ट लेकर गई है, मैंने उन्हें कब से बता दिया है, आप टेंशन न लें। दीवान जी डॉक्टर मित्तल से, अच्छा तो ये देव मेरा बेटा है, यही मदर चौकी पर थाना इंचार्ज है और ये इसके ससुर जी हैं, सेजल मेरी बहू है। डॉक्टर मित्तल देव की ओर हाथ बढ़ाते हुए, नाइस टू मीट यू यंग मैन। देव मुस्कुराकर अक्षत से हाथ मिलाता है और आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। डॉक्टर मित्तल उसको गले लगाकर, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। सभी बैठते हैं। देव रिपोर्ट लेकर डॉक्टर मित्तल से, सर सेजल कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराकर, सर नहीं अंकल कहो बेटा, तुम्हारे डैड के बचपन का दोस्त हूँ। और हाँ, सेजल की रिपोर्ट देखी है मैंने, बस 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सुबह शाम इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद ओरल पर ले लेंगे। दीनू, फिर तू तेरी बहू को घर ले जा सकता है। दीवान जी हंसते हुए, अरे यार, बहू को ले जाने से अभी 8 दिन बाकी हैं। अच्छा, थोड़ा आश्चर्य से सबकी ओर देखते हुए, क्या मतलब?
दीवान जी देव की ओर देखकर, देव की शादी में अभी 8 दिन बाकी हैं। अच्छा, ओहो, तो यह बेताबी अभी अपनी फियंसे के लिए है। देव के कंधे पर हाथ रखकर, एंजॉय गोल्डन पीरियड यंग मैन, और टेंशन मत लो। रात भर परेशान हो रही है, अभी दवाइयों का नशा है, 2-3 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी। पर हाँ, घर पर थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। बरखुरदार, अब तुम्हें अपने साथ साथ उसकी भी तैयारियां करवानी है। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। देव शर्माते हुए, पापा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। एक बार मम्मा को फ़ोन करके बता दूँ, नीशू का फ़ोन आ रहा है। इतना कहकर फटाफट बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही सब हंसने लग जाते हैं। दीवान जी भी अच्छत से शाम को मिलने को बोलकर शेखर जी के साथ बाहर आ जाते हैं। देव बाहर कृष्णा जी से बात करके सीधे सेजल के पास जाता है। देव सीधे जाकर सुमन के पास बैठकर उनके हाथों को थामकर, मम्मी इधर देखिए। सुमन नज़र उठाकर देव की ओर देखती है। सुमन की नम आंखों को देखकर देव थोड़ा भावुक हो जाता है। प्लीज़ मम्मी नहीं, सेजल आपको इस तरह से देखेगी तो उन्हें हर्ट होगा। मैं डॉक्टर अंकल से मिलकर आ रहा हूँ, बस आज का दिन है। आप कल सेजल को घर ले जा सकती हैं। दीवान जी अंदर आते हुए, भाभी जी आप और शेखर जी भी घर जाइए, फ्रेश होकर आ जाइए, अभी देव है यहाँ पर। फिर थोड़ी देर में कृष्णा भी अंजलि के साथ आ जाएगी। शेखर, हाँ सुमन भाई सब साहब ठीक कह रहे हैं। शीतल तुम भी चलो बेटा, रात भर सोई भी नहीं हो। अभी देव बेटा हैं यहाँ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। शीतल, सुमन और शेखर जी तीनों निकल जाते हैं। अब कमरे में दीवान जी देव को अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। देव दीवान जी के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों ही खामोशी से बैठे रहते हैं। दीवान जी शांत स्वर में, देव तुम्हारे बिहेव से आज मैं बहुत हर्ट हुआ बच्चे। देव धीरे से, सॉरी पापा, मैं सेजल को लेकर बहुत डर गया था। दीवान जी, बेटा सेजल से तुम्हारा रिश्ता अभी महीने भर पहले ही जुड़ा है, लेकिन वो शेखर और सुमन जी की बेटी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारे ऐसे बिहेव से उन्हें हर्ट हुआ होगा। और शीतल, देव नीचे नज़र करते हुए, जी पापा सॉरी, वस अगेन, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दीवान जी, हम चलो अब मुस्कुराओ, तुम इतने शांत अच्छे नहीं लगते। देव एकदम से दीवान जी के गले लगते हुए, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू पापा। तो दोस्तों आज का भाग ये ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।